बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हनीफ रहमान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खैबर 88। नाजरीन, आज हम अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे और अपने तज्ज़ियाकारों का तज्ज़िया आपके सामने रखेंगे। आज के जो अहम मौज़ूआत हैं, पहले मैं चाहता हूं कि वो आपके साथ शेयर करूं। सबसे पहला अहम मौजू वो है आबिद शेर अली का एक बयान, जिसमें उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ 14 अगस्त में पाकिस्तान में होंगे। 14 अगस्त को वो पाकिस्तान आ चुके होंगे। ये बात किस हद तक दुरुस्त है, वाक़ईतन ऐसा है? अगर ऐसा है तो ऐसे कौन से हालात होंगे जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान में होंगे? सवाल सबसे बड़ा और सबसे अहम यह है कि आया उनकी सेहत उनको इजाज़त देगी कि वो पाकिस्तान आ सके, क्योंकि बदकिस्मती से जब जब वो पाकिस्तान आते हैं तो उनकी सेहत जो है वो ख़राब हो जाती है। पाकिस्तान की आबो हवा उनके लिए क्यों मौजू नहीं, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। दूसरा जो अहम मौजू वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क में जनरल इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दी। इलेक्शन कमीशन ने पोस्टल बैलेट पेपर की प्रिंटिंग शुरू करवा दी। इसका मतलब यह है कि अक्टूबर में इलेक्शन के इम्कानात शायद रोशन हो चुके हैं। यही वजह है कि इलेक्शन कमीशन ने तैयारियों का जो इशारा है वो दे दिया है। लेकिन नाज़रीन, इसके साथ साथ अगर हम देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या PDM में शामिल जमातें एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी का सिलसिला उनकी तरफ से शुरू हो चुका है और जलसे जुलूसों में बाकायदा मीडिया पर भी आप देखते हैं कि एक दूसरे के खिलाफ उनके बयान ज़ोर शोर से आ रहे हैं। क्या हम ये समझें कि PDM वो ऑफिशियली PDM का इत्तेहाद ख़त्म हो चुका है, या सिर्फ ये इंतखाबात का माहौल बनाने के लिए माहौल को गरमाया जा रहा है? इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। और नाज़रीन, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला माशी मसला है और माशी बहाली का कौमी प्लान तैयार, जामा हिकमत अमली जारी, आर्मी चीफ की भरपूर हिमायत की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में वज़राए आला जितने भी हमारे सूबे हैं वो और तमाम स्टेक होल्डर जो है उनकी बाकायदा एक नशिस्त हुई है और वहाँ पर ये प्लान तैयार किया गया है। इसी से जुड़ी हुई खबर, IMF मुआहदे में डेडलॉक, पाकिस्तान ने अमेरिका से मदद मांग ली। इसहाक डार की आज मुलाकात हुई है अमेरिकन ऑफिसर से और उन्होंने अपना किरदार अदा करने के लिए कहा है IMF से मुआहदे के हवाले से। और अहम खबर, सदर पाकिस्तान ने जस्टिस काजी फाइज ईसा को बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती की मंजूरी दे दी और वो 17 सितंबर को वो अपने अहदे का हलफ लेंगे, जब जस्टिस उमर अता बंदियाल जो है वो रिटायर हो जाएंगे। इन तमाम तर मौज़ूआत पर नजर हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मेरे मुस्तकिल पैनलिस्ट मौजूद हैं। मेरे प्यारे दोस्त केवान हामिद राजा मौजूद है। केवान, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। केसर तोनड़ी भी मौजूद है, आप उनकी गुफ्तगू भी सुनते हैं हमारे प्रोग्राम में, मुस्तकिल पैनलिस्ट हैं। केसर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। केवान, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। नवाज शरीफ 14 अगस्त में पाकिस्तान वापस आ जाएंगे, आबिद शेर अली का दावा है। उनकी सेहत के बारे में आप तो सियासी मंजरनामे पर नज़र भी रखते हैं और नवाज शरीफ की सेहत के बारे में भी आपको इतलात आती रहती हैं। मुझे ये बताएं कि उनकी सेहत इस हद तक दुरुस्त है कि वो आ सकेंगे पाकिस्तान इस दफ़ा? ऐड कर लेते हैं एक लफ्ज़ इसके अंदर, ताल्लुकात की क्या सेहत है। अच्छा, ताल्लुकात कितने अच्छे हैं, उनकी किस तरह की एक सेहत चल रही है, क्या हेल्थ है उस रिलेशनशिप की जिस रिलेशनशिप पे डिपेंडेंट है उनका आना या जाना। जाना भी उसी रिलेशनशिप जब खराब हुई थी तो जाने की सूरत हाल बन गई। अच्छा, अब ये काजी फैज ईसा की जो एक सिचुएशन है ये बड़ी लिंक्ड है। अच्छा, मसला ताल्लुकात का, सेहत का नहीं है? बिल्कुल ताल्लुकात का ही है। सेहत का अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नहीं ख्याल है, काफी नजर भी आते रहते हैं, थोड़े थोड़े इंटरव्यूज भी देते रहते हैं। बिल्कुल, जैसे अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलते हैं तो जो थोड़ी बहुत गुफ्तगू होती है और जो थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पे उनका नजर भी आता है, मूव अबाउट जो नजर आता है, तो उससे ये तो अंदाजा लगा सकते हैं कि सेहत कदरन पहले से बेहतर नजर आ रही है। और अब तो मौजूदा हालात में मैं कह सकता हूँ 9 मई के वाक़या के बाद काफ़ी उन्होंने एक विल पावर आ गई उनके अंदर और सेहत विल पावर के बाद ही बेहतर होती है। एग्जैक्टली, ऐसा ऐसा बेहतर होती हुई नजर आ रही है। तो 14 अगस्त को आप 14 अगस्त की जो डेट है वो थोड़ी बहुत मेरे ख्याल से मैं कहूँगा थोड़ी जज्बाती एक स्टेटमेंट है। अच्छा, आबिद से हस्ब मामूल जज्बाती है, काफी चीजों पे डिपेंडेंट है अभी भी। क्या ये ताल्लुकात की जैसे मैंने बात की है और ये इकोनॉमिक सिचुएशन को असेस करने के लिए जो सारे स्टेक होल्डर्स एक साथ बैठे हैं, काजी फैज ईसा की जो सिचुएशन है ये भी अब सामने आ गई है और जैसे जैसे अब हालात आगे बढ़ेंगे और एक वो जो इकोनॉमिक इमरजेंसी की सिचुएशन भी बन सकती है उस पर भी डिपेंडेंट है। 14 अगस्त सुनने को अवाम के जज्बात को बिल्कुल एक ट्रिगर करने के लिए बहुत अच्छी डेट है, बहुत अच्छी बात है और उसके बाद इमोशनल एक ट्रिकल डाउन भी होगा। तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। एग्जैक्टली 14 अगस्त की डेट देना, एग्जैक्ट डेट ऑफ अराइवल देना,
माजी में भी देते आए हैं, पिछले 1.5 साल से देते आए हैं, लेकिन उस पर फॉलोअप नहीं हुआ, तो उसको हम इतना ज्यादा कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकते कि फॉलोअप किया। लेकिन इम्कानात रोशन है, वापस आने के तो इम्कानात रोशन दिन ब दिन बढ़ते नजर आ रहे हैं। ठीक तो सर, आप क्या समझते हैं कि उनकी सेहत जो है वो अब इस हद तक सेहतमंद है वो कि पाकिस्तान आ सके? वो सेहतमंद तो थे और सेहतमंद हैं, लेकिन जो कहवान ने कहा ना कि ताल्लुकात कहाँ सेहतमंद, जब पाकिस्तान से जा रहे थे देखिए वो उनके प्लेटलेट्स और पता नहीं क्या क्या रिपोर्ट से आपने वो बरतानिया पहुंचने के बाद ठीक हो गए ना। अच्छा। लेकिन जो कहवान ने कहा कि ताल्लुकात डिपेंड करता है उनके ताल्लुकात की सेहत पे, और ताल्लुकात की सेहत इस वक्त उनके बहुत बेहतरी की तरफ गामजन है, चीज़ें बहुत बेहतर हैं, जिस तरह वो चाहते थे या जिस तरह वो कह रहे थे वैसे ही उनकी मर्जी के मुताबिक चीज़ें अब चल रही हैं। लेकिन जो डेट का आप जिक्र कर रहे हैं ना, आबिद शरीफ साहब उनके भांजे हैं, आपको पता है, तो वो घर के बंदे हैं और उनसे उनकी मुलाकात अक्सर रहती है, वो बरतानिया में ज़्यादा उनके पास मौजूद होते हैं। तो अगर उन्होंने डेट दी है, ये चीज़ तो बहुत वाज़ेह है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी के बगैर मुस्लिम लीग नून इलेक्शन में जाने की पोजीशन में नहीं है। उन्होंने इलेक्शन से पहले आना ही आना है, और इलेक्शन की तैयारियों का आपने जिक्र किया कि इलेक्शन कमीशन की तैयारियां शुरू कर दी हैं, तो ये बात हम लोग कर चुके थे, अक्टूबर से नवंबर हो सकता है, दिसंबर हो सकता है, लेकिन इलेक्शन होने हैं, और इलेक्शन होने हैं तो उससे 3-4 महीने पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की पाकिस्तान में वापसी यकीनी है। उन्होंने आएंगे, कैंपेन चलाएंगे, तो तब मामला बेहतर होंगे। पहले गिरफ्तार होंगे वो? गिरफ्तारी से पहले उनके मामला डेफिनेटली देखें, वो बहुत से मुकदमात में जमानत पर हैं, तो उसमें वो आके अपने केस को फेस करेंगे। वैसे तो कोई हल ही नहीं है ना, कहते हैं ना कोर्ट से निकलने के लिए आपको कोर्ट जाना पड़ता है, अदालती कार्रवाई के बगैर आप वापस नहीं आ सकते, आपको अदालत में जाके अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा, अदरवाइज तो मामला आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन उसके लिए तमाम तर ग्राउंड बना दिया गया है। मैंने पहले कहा जिस तरह की चीज़ें वो चाहते थे अब वैसी चल रही हैं, और जो आपने पोलिटिकल मामलात का जिक्र किया कि पीडीएम की जमातें, उस पर बात करेंगे, उस पर बात करेंगे, ये सब उसी का एक शाखसान है। तो इमरान खान साहब, चेयरमैन पीटीआई साहब, अगर वो एक्टिव नहीं होंगे और नवाज शरीफ साहब बिल पर आते हैं और जलसे जुलूस भी है उनकी तरफ से होते हैं, यकीनन उनकी ना जलसे पर पाबंदी होगी ना जुलूसों पर पाबंदी होगी, मीडिया पे दिखाया जाएगा सब कुछ, जबकि दूसरी तरफ पीटीआई के चेयरमैन का जो है हम पाकिस्तान का मीडिया या बाकी जो मामलात है वो हम नहीं दिखा पाएंगे, हमसे मुराद पाकिस्तान का मीडिया। तो मुझे ये बताएं, तो क्या हम ये कह सकेंगे कि इलेक्शन के लिए बिलफर्ज अगर कोई माहौल बनता है तो वो बिल्कुल दुरुस्त और गैर जानिबदार होगा? फिर गैर जानिबदार होगा, मतलब आज तक तो किसी ने माना नहीं गैर जानिबदार, स्पेशली जो हारने वाली साइड वो भी तो वो अगर हो जाए तो मेरे ख्याल से पूरे मुल्क के हालात ही बदल जाएंगे। सारी बात है, तो फिर मतलब हम कैसे कहेंगे फिर ये? लेकिन आपने जैसे चेयरमैन पीटीआई का मेंशन किया, तो सबसे पहले बताता चलो कि अभी सिचुएशन अंडर प्रोसेस है, अभी और काफी कुछ होना है, अभी डिस्क्वालिफिकेशन का भी एक खदशा है, अभी काफी आउट ऑफ द पिक्चर करने की जरूरत है, क्योंकि जो काफी कुछ एक्सपेक्ट किया था कि पार्टी मेंबर्स के छोड़ने के बाद और ये सिचुएशन जो पार्टी की वीक हुई है उसके बाद कमज़ोर एक नैरेटिव बना है, काफ़ी हिट मिली है 9 मई के बाद जाके, जो एक डिजर्वेड उनको एक मेरे ख्याल से एक मैं कहूँगा एक सज़ा मिली उस पार्टी को, उसके बाद जाके जो एक सिचुएशन असेसमेंट थी कि पॉपुलैरिटी कितनी गिरती है, ग्राफ कितना गिरता है, उसको भी असेस करने का कोई वाज़ेह तरीका नहीं है, कोई तरीका नहीं कि आप चेक कर सकते कि अभी आप इलेक्शन में जाए तो इलेक्शन नहीं होता, बिल्कुल, क्योंकि अभी भी चेयरमैन पीटीआई पिक्चर के अंदर है, अभी भी वो रेजिस्ट कर रहे हैं, अभी भी वो रेलेवेंट हैं, काफ़ी उन पॉपुलिस्ट स्टेटमेंट्स की वजह से, पॉपुलिस्ट आप कह सकते हैं पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बेसिस पे जो उन्होंने काम किया हुआ है इतने सालों के अंदर, अभी भी उसके असरात बाकी हैं। वो एक तरीका है कि डिस्क्वालिफिकेशन के एक तरीका आ जाए, दूसरा ये कि नवाज शरीफ साहब वापस आ जाए तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड वाली सिचुएशन बन जाए, तीसरी बात यह कि पीपीपी कैसे रिएक्ट करता है, पीपीपी कितना इसके अंदर हामी भरता है, किस पार्टी के साथ भरता है, और कितना आई वुड से स्पिरिट ऑफ द गेम के अंदर खेलता है, वो चीज़ों पे बड़ा डिपेंडेंट है। लेकिन अभी भी मैं कहूँगा कि इलेक्शन के लिए कोई कॉन्फिडेंट कोई भी पार्टी नहीं हो सकती है, क्योंकि जो मेजर थॉर्न है वो अभी भी बीच में है, एंड उसके बारे में अभी भी कोई श्योर होकर कह नहीं सकता कि ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड बन गई है, इलेक्शन के लिए हम तैयार हो गए हैं, अभी इलेक्शन में जाएं तो सिचुएशन उसी हिसाब से होगी जो हमने प्रेडिक्ट की है, तो चंद महीने गुजरने दें, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट में जो हम कुछ नहीं कह सकते, पिक्चर बड़ी बहुत वो है, अवहाम बहुत ज्यादा है। दो बड़ी इंपॉर्टेंट आपको पता है कानून साजियां हुई हैं इस दफा, एक नहली की मुद्दत कम से कम 5 साल, और दूसरा जो मामला था कि नहली को आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, अपील में जा सकते हैं। अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है वो लाइफ टाइम बैन है, लाइफ टाइम बैन के बाद वो जब पाकिस्तान वापस आएंगे तो उन्होंने बहुत अपील करेंगे या पूरे होने वाले, लेकिन वो लाइफ टाइम बैन है ना, पार्टी पोजीशन से भी बैन है, सबसे पहले वो 5 साल वाली चीज हो जाए तो खत्म हो जाएगी, फिर उनकी वापसी हो जाए, कानून साजी होगी, फिर अपील होगी जी, ये कानून साजी होगी है, तो अब ये अब सारी चीजें उनके हक में है, वो आएंगे भी, अपील भी करेंगे, वाली भी हो जाएगी और इलेक्शन के लिए अपने मामलात को सुधार भी लेंगे। इस चीज की कोई गारंटी नहीं, आएंगे रैली करेंगे, लोग आएंगे कि नहीं। लेकिन दूसरी बात,
जो चेयरमैन पीटीआई के मामलात हैं, चेयरमैन पीटीआई के हवाले से वो खुद इन खदशात का इजहार कर चुके हैं कि मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और उनके ऊपर 100 से ज्यादा केसेस हैं, किसी एक ना एक केस के अंदर तो उनको जाना है। ये चीज कहते हैं कि ठहर गई है और उनको इस चीज का एहसास है कि किसी एक ना एक केस में मुझे नायल कर दिया जाएगा और नाहली की मुद्दत कम से कम अब उनके लिए इतनी आसानी तो होगी, 5 साल बाद दोबारा इलेक्शन तो लड़ सकेंगे, लेकिन ये 5 साल वाला जो पीरियड है ये कैसे गुजरेगा और कैसे गुजारेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक अहम नुकता जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क में जनरल इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दी और इलेक्शन कमीशन ने पोस्टल बैलेट पेपर की जो प्रिंटिंग है वो शुरू करवा दी। अब जब प्रिंटिंग शुरू करवा दी तो क्या हम कह सकते हैं कि अक्टूबर अगर ना सही नवंबर में, लेकिन हम कह सकते हैं कि इलेक्शन जो है वो होने जा रहे हैं इसी साल ही में, क्योंकि अब जाहिर बात है जब इतना एक्टिवली इलेक्शन कमीशन वो अपनी एक्टिविटी शुरू कर रहा है तो इसका मतलब है कि उन्होंने कोई फैसले हो चुके हैं इलेक्शन के हवाले से। काश के हमारे इदारों के हाथ में होता है सब कुछ, कि हम कह सकते हैं कॉन्फिडेंटली अच्छा सब मामला सेट है, ऐसे ही होगा जैसा प्लान जो नजर आ रहा है। हमारे हाथ में नहीं है। सबसे बड़ा रोल प्ले इसके अंदर IMF भी आ जाता है, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, इकोनॉमिक सिचुएशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। और रिसेंटली उस स्टेबिलिटी को एक अटैक पड़ा है वो PPP के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात के बेसिस पे भी पड़ा है। उस पर बात करेंगे कि इलेक्शन कमीशन को यकीनन कुछ नजर आया हुआ होगा ना, उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन होगी, तैयारी का वक्त हुआ जाता है, बिल्कुल तैयारी का वक्त हुआ जाता है, लेकिन इससे कोई भी आप ये नहीं डिसाइफर कर सकते कि इसी साल के अंदर वो सब कुछ कर पाएंगे, क्योंकि अभी भी जो डिसीजन मेकर्स हैं उन्होंने एज सच कोई ऐसी बात नहीं की है, कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं, कोई ऐसे इमोशन भी नहीं दिखाया कि इसी साल के अंदर एस्टैब्लिशमेंट की आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल एस्टैब्लिशमेंट की बात करो और इसके अंदर PDM भी आ जाती है, बिल्कुल आ जाती है, बिकॉज अब तो अब वाज़ेह है कि हैंड इन हैंड चल रही है सिचुएशन, ठीक है, दे आर ऑन द सेम टेबल। तो ये जो कुछ लोगों का ख्याल ये है कि इलेक्शन कमीशन की इस रिसेंट एक्टिविटी की वजह से उन्हें कुछ उम्मीद जो है वो नजर आई है। बहरहाल मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आपकी जानिब यकीनन आऊँगा। नाज़रीन छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आते वो किस समझ जाते हैं और इसके अलावा जो माशी सूरत हाल है वो यकीनन आपके सामने। तो अगर हम माशी सूरत हाल की बात करें तो इस हवाले से एक जामा कौमी प्लान जो है वो तैयार करने की बात हो रही है और जिसमें आर्मी चीफ ने भी यकीन दहानी कराई है और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और तमाम सूबाई वज़ीर आला जो है उन्होंने शिरकत की है और एक प्लान बनाया है। तो फिर तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एक प्लान बन चुका है, वहाँ इलेक्शन कमीशन की तैयारी हो रही है, यहाँ PDM के लोग जो हैं वो ऑलरेडी एक दूसरे के बारे में बयानात उनके आ चुके हैं। खान साहब जो है वो उनकी एक्टिविटीज़ पर पाबंदी है, उनका वोटर जो है वो छुपता फिर रहा है, उनकी लीडरशिप छुप रही है। तो इसका मतलब है कि फिर तो PDM या नवाज शरीफ के लिए माहौल बिल्कुल साजगार है। अब तो इलेक्शन होने ही होने इसी साल होने हैं, लेकिन रिस्क उतना ही बड़ा है, माहौल बिल्कुल साजगार आपको नजर आओगे, रिस्क उनके लिए फिर भी उतना ही बड़ा है कि वापस आके दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा जब उनको पता चल जाएगा कि एक्चुअली उनकी कितनी वेलकम की गई है, कितना लोग लुक फॉरवर्ड कर रहे थे कि वापस आए, जब तक वो श्योर नहीं आते रैली करने के लिए तैयार है और रैली में लोग जमा करने के लिए तैयार है। ऐसा ना हो जाए लाहौर एयरपोर्ट पर जो उनका इस्तेमाल हुआ था, पे डिपेंड तो करना पड़ेगा उनको, स्ट्रीट पॉलिटिक्स का टेस्टर तो उनको देना पड़ेगा। वो टेस्टर तब आपको मिलेगा जब चेयरमैन PTI के हवाले से आपको पता चलेगा कि उनकी फेट क्या है, वो किस तरफ अगले एटलीस्ट 5 साल के लिए क्या होने वाला है उनके साथ। जब तक वो डिसीजन नहीं आती, जब तक उसके अंदर एक कंफर्म्ड डिसीजन नहीं आती, कंफर्म्ड स्टेटमेंट नहीं आती, कंफर्म्ड आपको एक प्लान ऑफ एक्शन नहीं नजर आता, तब तक बाकी सारे भी सम ऑफ द अदर आज भी उन्हीं पे डिपेंडेंट है अनफॉर्चुनेटली। अच्छा ये बताएं कि ओपोजिशन कौन ओपोजिशन में होंगे, मुझे बताएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ेगी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ? इस वक्त जो सिचुएशन नज़र आ रही है, जो स्टेटमेंट से नज़र आ रही है, जो उनकी आपस में एक डेडलॉक भी आ चुका है, अब तो यही अपोजिशन और हुकूमत वाली सिचुएशन नज़र आ रही है। वो अपोजिशन में आने के लिए तैयार है बट ऑन देयर टर्म्स फॉर दैट मैटर। अभी वो तैयार नहीं है कि वो लीड फ्रॉम द फ्रंट करेंगे, PPP की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अभी वो दो जो पार्टीज हैं वो एस्टैब्लिशमेंट को भी मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक सूट करती हैं कि यही दोनों आपस में एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग रखें और एक लीड करे फ्रॉम द पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग। इसके बीच में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी आ जाती है एंड उनका भी बहुत बड़ा रोल है। जो PPP ने एक्सपेक्ट किया था कि वो जो PTI से छोड़ के लोग गए रिक्रूट करेंगे, वो इस्तेकाम पाकिस्तान में अनएक्सपेक्टेड हुआ है। तो ये मैं कहूँगा एक गोल्डन स्ट्रोक है, बड़ी क्लेवर स्ट्रोक है और ये जो भी
स्टेक होल्डर्स है उनकी तरफ से मेरे ख्याल से बहुत डिलिबरेट स्ट्रोक है कि किसी को इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं देना कि दोबारा वो ओवर पावर, सबको कंट्रोल में रखना है और ज्यादा पावर नहीं। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ये एक दूसरे के खिलाफ इंतखाबात में जाएंगे या दोनों जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जाएंगे इलेक्शन में? देखें, एक चीज तो क्लियर है कि इलेक्शन होने हैं और इलेक्शन होने की सबसे बड़ी दलील ये है कि अभी एक दूसरे के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। ठीक है, इससे मुराद ये है कि आपने इलेक्शन के लिए माहौल बनाना शुरू कर दिया। ये एक दूसरे के खिलाफ ही इलेक्शन लड़ेंगे, ये एक दूसरे के आमने सामने आएंगे। और जहां तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी की हम लोग बात करें कि उनके आने से शायद उनकी जमात के इलेक्शन का माहौल बन जाए, माहौल जरूर बनेगा, लेकिन ये बात कहीं पर भी नहीं है कि वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में होंगे। वो हुकूमत फिर भी नहीं बना पाएंगे, उनके हालात इतने अच्छे एकदम से नहीं हो जाएंगे। ये जो पिछले साल सवा साल गुजारा इसने बहुत डैमेज किया उनकी जमात को। लेकिन जो दूसरी पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो सिंध के अंदर मौजूद है, पोजीशन में वो जो सिंध के अंदर मौजूद है, अब आपने उनको कैसे लेके चलना है। और वो सबसे ज्यादा उनके फेवर में, आपको पता है एस्टेब्लिशमेंट के मामलात उनके साथ हमेशा अच्छे रहे हैं और चीजों को बेहतर चलाते हैं। जब से बिलावल वजीर खारजा बने कुछ ज्यादा ही मोहब्बतें बढ़ गई। उन्होंने इस एक साल सवा साल के अंदर बिलावल का आप सारा टेन्योर उठा के देखें, वो मुल्क से बाहर ज्यादा वक्त उन्होंने गुजारा है और ये उसका एक हिस्सा था। ये लगता है ऐसे कि सारा स्क्रिप्टेड था और बड़े अच्छे तरीके से सारी चीजें उन्होंने मैनेज की हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का आपने जिक्र किया, हमने देखा 2018 के इलेक्शन के अंदर जीप का निशान, आपको याद है कि बहुत उस टाइम लोग उसको डिस्कस करते थे कि यार अब ये जो जीप पे है ये एस्टेब्लिशमेंट का कैंडिडेट है कोई। इसी तरह इस्तेकाम पाकिस्तान जो पार्टी है इसकी अपनी जाती हैसियत कुछ नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो कैंडिडेट्स इसके टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे वो कैसे सीट निकालेंगे, उसके पीछे कौन होगा, ये वो लोग होंगे जो हुकूमतें बनाने और हुकूमतें गिराने में अहम रोल हमेशा अदा करते हैं और अब भी करेंगे। तो फिर इसका मतलब है कि हम दायरों का सफर खत्म ही नहीं हो रहा। ये अभी तो आप इसको खत्म कर भी नहीं सकते ना। अब तो हालात इस नहज पर हैं जो हमने पिछले कुछ दिनों में चीजें देखी या पिछले कुछ सालों में चीजें हमने देखी, उसको देखते हुए हालात ऐसे हैं कि हम लोग अभी आजाद हो ही नहीं सकते। हमारी आजादी मेरे ख्याल से इसको थोड़ा सा नैरो डाउन अगर हम करें, पंजाब की सिर्फ बात करते हैं, पंजाब किसके पास होगा? पंजाब से शुरू होती है बात, पंजाब से काफी हद तक पंजाब ही हुकूमत बनाती है। पंजाब में अभी भी काफी डिविजन नजर आ रही है, पोलराइजेशन नजर आ रही है, सेंटिमेंट वोटर का बहुत ज्यादा डिवाइडेड नजर आ रहा है। उसके बारे में अभी कोई कॉन्फिडेंट नहीं, कोई पार्टी भी कॉन्फिडेंट नहीं है। और वोटर का रुख किस तरफ होगा? आउट ऑफ सेंटिमेंट होगा, आउट ऑफ नेसेसिटी होगा, मौशी हालात को देख के होगा, किस सेंटिमेंट के बेसिस पे वोट डाला जाएगा, वो डिसाइड करेगा कि पंजाब में कौन हुकूमत या लीडर की मकबूलियत। अभी आपने हाल ही में देखा है कि पीपीपी पंजाब में अपना गढ़ बनाने की चक्कर खासकर जनूबी पंजाब साहब काफी अर्सा गुजार रहे हैं लाहौर के अंदर। एंड बिलावल साहब ने पंजाब की जो बिजनेस कम्युनिटी है, ट्रेडर्स कम्युनिटी है, उनके साथ भी बड़ा सेशन लगाया है। तो ये तो कॉन्स्टिट्यूएंसी है एक लिहाज से जो पीएमएलएन की मानी जाती है काफी हद तक। तो इसके अंदर इंफ्रिंजमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के लोगों ने बाकायदा शिकायत लगाई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कि भाई ये लोग हमें काम करने नहीं दे रहे। वो सेंटिमेंट एक क्रिएट हो जाता है उसके बाद कि हम सुनने के लिए बैठे हुए और जो बजट के हवाले से भी एतराज़ात उठाए हैं, ये सेंटिमेंट बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहा है पीटीआई के पीपीपी के। तो फिर वो ये बताएं कि हम तो आपके लिए ये सारा कुछ कर अगर पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब में एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और इलेक्शन में इंतखाब में पाकिस्तान के भी जो कैंडिडेट, ठीक है, अगर ये इख्तिलाफात जो है ये एक इख्तिलाफ की बुनियाद पर एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन में जाते हैं तो फिर तो फायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा। देखिए फायदा नहीं होगा इसमें, हर इंसाफ को। हाँ, तरीके इंसाफ मेरे ख्याल से इस वक्त तीसरे चौथे नंबर पे मामला ये है कि ये फायदा दोनों बातों को होगा। कैंडिडेट की बात करें, शुरू में आपने एक बात की, वोटर जो है कैंडिडेट कहीं और गया हुआ है ना इस वक्त। वोटर जो है, वोटर को अभी तक आपने वो क्राइटेरिया हमारे पास मौजूद नहीं कि हम समझ सकें कि वाकईतन वोटर कहाँ जा रहा है पंजाब के अंदर। इससे कोई देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि अभी भी उनकी मकबूलियत अपनी जगह पर किसी न किसी हद तक कायम है, लेकिन वो वाली नहीं जो पहले थी ना, उसका फर्क पड़ गया। उसका फायदा कौन उठाएगा? मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं, जो मुस्लिम लीग नून की जो मकबूलियत है वो अपनी जगह पर कायम है। वो वोटर्स हैं उनके जो उनको कभी ना छोड़ के गए ना कभी छोड़ के जाएंगे, उनके साथ मौजूद हैं। लेकिन टाइम के अंदर ये चीज वाज़ेह नहीं होगी कि जिसकी एस्टैब्लिशमेंट के साथ नहीं बनेगी वो नुकसान में आगे भी नहीं बनेगी। तो एक आम आदमी के तौर पे मैं वोट क्यों डालूंगा उधर? लेकिन पीटीआई को जो नुकसान है, क्यों डालूं मैं वोट उधर? मुझे पता है इसका कोई फायदा नहीं। कुछ फायदा नहीं है। नहीं, इस तरह वोट डालने का फायदा जब आपको पता है कि दे हैव टू वर्क टुगेदर इवेंचुअली, इनकी बननी जरूरी है। तो मैं उस पार्टी को क्यों वोट डालूंगा जिसका मुझे पता है कि इसने गंद कर दिया है जितना करना था, इसको वोट डाल के कोई फायदा नहीं है। तो फिर ये क्यों मंजरनामा बनेगा? जो नुकसान पहुंच रहा है देखिए वो पीपल्स पार्टी पहुंचाएगी।
जो पीटीआई का वोट बैंक खराब होगा वो पीपल्स पार्टी को जाएगा वो वोट, और पीपल्स पार्टी को जाएगा तो इसका मतलब ये कि साल सवा साल साथ मिलकर गुजार दिए। पाकिस्तान को तो बिल्कुल नहीं जाएगा। मतलब उनके जो कैंडिडेट्स हैं, मैंने पहले कहा कि जिस तरह जीप के लोगों को वोट पड़े और जीप के लोग जीते, इस तरह बॉल ऑफ शेम में आ चुके हैं मेरे ख्याल से। वो बॉल ऑफ शेम का तो बड़ा एक सीरियस सीन। क्या फवाद चौधरी साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर वोट देगा? क्यों देगा? वो तो जो पक्का वोटर देखें वो कभी भी नहीं देगा। जो अभी भी चेयरमैन पीटीआई के साथ खड़े वो कभी वोट नहीं देगा। किसको देगा? वो मैंने कहा ना कि उनका वोट चलेगा पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग में डिवाइड हो गया। तहरीक इंसाफ लड़ेगी, मतलब मैं अगर आपको वो कैंडिडेट खड़ा ही नहीं होएगा। हाँ, ये फिर अलग मंजरनामा है। फिर ये अलग मंजरनामा। पंजाब की जो अगर मंजरकशी करें तो उसमें पीटीआई का जो फोर्ड ये जो सीटें हैं उसमें कमी आएगी और पीपल्स पार्टी को कुछ मदद मिलेगी। दूसरी तरफ नून अपनी जगह पर कायम है, और अगर दोनों ने मिलकर पंजाब की हुकूमत में अगर मदद कर दी तो पंजाब की हुकूमत मुस्लिम लीग नून बना सकती है। विफाक में आके मामला खड़ा होता है पीपल्स पार्टी के लिए, और वो सदर्न पंजाब में उसके ऊपर कौमी असम्बली की सीटों के ऊपर काम कर रहे हैं, और वो हमेशा उनके पास पहले माजी में भी रही हैं। कमर उस्मान कायरा साहब ने बड़ा काम किया उनके लिए, नदीम अफजल चंद साहब आपको पता है कि वो बड़े एक्टिव रहे सदर्न पंजाब में, तो ये सारे लोग तो उनके साथ पहले से थे। तो अब उन्होंने अपना वो जो नुकसान उठाया था पिछले 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उसकी भराई का काम जारी है। एस्टेब्लिशमेंट को इस वक्त जो मौजूदा मंजरनामा है, सबसे ज़्यादा कौन सी पॉलिटिकल पार्टी सूट करती है? माशी हालात के हवाले से देखें तो पीएमएलएन करती है। माशी हालात के हवाले से उनकी पॉलिसीज जो है वो सूट करती है, और उनकी अगर रवैयों को देखें तो बहुत ज़्यादा करती है। अच्छा, बड़ी कोऑपरेटिव। व्हाई नॉट पीपल्स पार्टी? वो अभी ऐसा इतने रेलेवेंट नहीं हुए मेरे ख्याल से, इतनी पावर नहीं है, इतनी रेलेवेंस नहीं है, इतनी इलेक्टेबिलिटी नहीं है, और आवाम के अंदर इतना वो ज़्यादा पॉपुलैरिटी एज सच गार्नर फिलहाल नहीं। कश्मीर के इलेक्शन पीएमएलएन के ज़्यादा चांसेस है। पीएमएलएन के जो आप कह लें जो कैंडिडेट्स भी हैं, इलेक्टेबल्स भी हैं, और पीएमएलएन के जो इस वक्त पावर है उस हवाले से देखें। कश्मीर के इलेक्शन से आपको इस्टेब्लिशमेंट के इरादे नज़र नहीं आते? कश्मीर में जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो है वो हरवाया गया बकौल उनके, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवाया गया। माजी में आप जितनी भी इलेक्शन के करीब सिचुएशन देखें ना, कि ऐसे कुछ ज़रूर आपको नजर आएंगे वाकया जिसमें इस्टेब्लिशमेंट इज ट्राइंग टू मेक अ स्टेटमेंट हमारे बगैर नहीं होता ये। सो कम टू आवर टर्म्स और फिर बात करते हैं। तो ये एक इन्फ्लुएंस है जो बड़ा वाजे है, और मेरे ख्याल से एक टाइम ऐसा था नहीं भाई जब हम इसके बारे में बात भी नहीं करते थे और हम कहते थे कि नहीं ये एक मिथ है, लेकिन अब ये मिथ नहीं है। प्रैक्टिकल गली गली में हर बच्चे को पता है कि दे ऑल हैव टू वर्क टुगेदर, और इसके अंदर स्टेक होल्डर हम कहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट एक बहुत बड़ी पार्टी है इसके अंदर, उसको पार्टी के तौर पे लेना शुरू कर दें, बिकॉज डिसीजन मेकिंग की जा रही है। अगर इकोनॉमिक लेवल पे इकट्ठे बैठ सकते हैं तो ऑब्वियसली पॉलिसी लेवल पे भी तो इकट्ठे ही बैठ रहे हैं ना, अंडरस्टूड चीज है, और आप माइनस नहीं कर सकते। तो फिर अच्छा, वो जो किंग्स पार्टी है वो वाला कॉन्सेप्ट हर पार्टी को हिट करता है, और ये एक हकीकत है, इसको आप नहीं कर सकते। मेरी इसमें राय इसलिए मुख्तलिफ है। अगर हम लोग बात करें कायद की, और कायद आज तक शहबाज शरीफ साहब ही कहते हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ही हैं, वो वापस आ जाते हैं, वो न्यायालय उनकी खत्म हो जाती है, वो सारी कैंपेन शुरू कर देते हैं। लेकिन मामला ये है कि 2018 के बाद जो उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानिया बनाया था, उस बयानिया को किधर लेके जाएंगे, और क्या वो 1999 एंटी एस्टेब्लिशमेंट किसी को नहीं याद, लेकिन वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अब वापस नहीं आएंगे। ये मतलब कहने का ये है कि याद नहीं, किसी को कोई जिक्र नहीं करता। वैसे रीसेंट मोस्ट किसका बयानिया है उसकी बात करें, हाँ, जिक्र कोई नहीं करता उसका। लेकिन जो आखिरी विकेट आपको याद है मरियम की और मियां साहब की स्पीच झेलम में, आपको याद है उन्होंने नाम ले लेके बाकायदा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अब उस बयानिया वापस किस तरह आएंगे। और दूसरी बात ये है कि वो अब जो उन्होंने नुकसान बर्दाश्त किया था उस वक्त, वो शायद इसीलिए किया था कि मैं आपको इस तरह से एक्सेप्ट नहीं करूंगा कि करे कोई और भरे कोई। अब वो चीजें करने को तैयार होंगे, मैं नहीं मानता कि वो तैयार होंगे। और इस वक्त पीपल्स पार्टी सबसे ज्यादा सूट करती है एस्टेब्लिशमेंट को कि वो उनके मामलात को आगे लेके चले और चीजें उनके हक में बेहतर हो। पीपल्स पार्टी आप समझते हैं कि वो ज्यादा करीब है और उन चीजों को अनरियलिस्टिक। ठीक है, केवान का ख्याल है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, आपका ख्याल है पीपल्स पार्टी। अच्छा, एक और चीज कहाँ ये जाता है कि शायद डिले टैक्सेस जो है वो उस पर काम शुरू हो चुका है इलेक्शन को डिले करने के लिए, ये भी एक बयान है, कुछ लोगों का ख्याल है। और वो दलील ये देते हैं कि जो ये माशी बहाली का जो कौमी प्लान तैयार किया गया है,
इस बुनियाद पर शायद वो इलेक्शन को डिले करें कि देखिए हम तो एक मईशत को सहारा देने के लिए और मईशत को बेहतर तरीके से चलाने के लिए कुछ वो एक्टिविटीज़ करना चाह रहे हैं और उसमें टाइम लगेगा, लिहाजा इलेक्शन को थोड़ा सा डिले किया जाए। क्या आप समझते हैं कि इसके इम्कानात मौजूद हैं? देखिए, हमारे डिफेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट अभी उठा के आप देख लें, उन्होंने अमेरिका को एक तरफ उन्होंने कहा कि हमारे मामलात को आगे बढ़ाया जाए, IMF के साथ हमारा जो फंड है उसको रिलीज़ किया जाए। दूसरी तरफ उन्होंने साथ ये भी कह दिया कि अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे पास ऑप्शन है, हमारी मजबूरी है, हमने इस मुल्क को आगे चलाना है। इस पर तो बात करेंगे, मैं इलेक्शन के हवाले से बात कर रहा हूँ। ये इलेक्शन के साथ जुड़ी हुई चीज़ है कि अगर आप नहीं करेंगे तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने के लिए हमारे पास एक ऐसे मुल्क की गारंटी मौजूद है जिसका जिक्र हम लोग बार बार करते हैं, जिसने कहा जी कि आप हमें मुल्क के अंदर पोलिटिकल स्टेबिलिटी ला के दें, चीज़ें बेहतर करके दें, हम आपके साथ खड़े हैं और आपको आगे लेके जाएंगे। और उसके लिए अभी तमाम तर सियासी जमातें और स्टैब्लिशमेंट इस बात के ऊपर आमादा हैं कि हम लोग इलेक्शन करवाएंगे। और इलेक्शन का जो मंजरनामा भी आपको नजर आ रहा है, अभी खुद आपने जिक्र किया इलेक्शन कमीशन की तैयारियों का, तो इलेक्शन होने हैं, इलेक्शन 1-2 महीने तो आगे पीछे हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। अगर ऐसा होता है बिलफर्ज इलेक्शन डिले होते हैं तो नुकसान पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा। डिले होने की कोई वजह नहीं है, डिले होंगे नहीं, उसकी वजह यह है कि डिले करके क्या करेंगे, क्या चाहेंगे, क्योंकि आपको पता है अभी 1-2 दिन पहले हमें $1 अरब चाइना ने दे दिए, तो इसी तरह हमें डिले को इसलिए करना चाहेंगे कि जब तक मेरी विन विन पोजीशन ना उस वक्त तक मैं हालात जो है वो अपने हाथ में रखूं। विन विन पोजीशन से मुराद ये है कि आप ये चाहें कि 2 तारीख एक्सरेट ले लें। 2 तारीख एक्सरेट ना कोई सियासी जमात, आपको पता है अभी पास में माजी करीब में आपने देखी ना, आगे ऐसे छोटी सी ब्रेक लेते हैं फिर आपके बाद दोबारा आएंगे। जी नाज़रीन, छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। अहम बयान आया है सामने के इसहाक डार साहब ने कुछ हफ्ता भर पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि पाकिस्तान के साथ जियो पॉलिटिक्स की जा रही है, ठीक है जी। और आज इसहाक डार साहब ने मुलाकात की है अमेरिकन एम्बेसडर से और उन्होंने कहा कि आप IMF के हवाले से आपका ताउन दरकार है। मैं यूँ कहूँगा, मैं ये नहीं कहूँ कि आप हमारी मदद करें, बल्कि मैं ये कहूँगा कि उन्होंने कहा है कि आपका ताउन दरकार है। डोनाल्ड डू को कहा एग्जैक्टली। एम्बेसडर से उनसे मुलाकात हुई थी। तो मुझे ये बताएं कि जो पाकिस्तान के साथ जियो पॉलिटिक्स हो रही है, क्या मनवाना चाह रहे हैं पाकिस्तान से? वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी, पहली बात तो ये क्लियर कर दें। अच्छा। वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी, जो ये मुलाकात हुई है ये रियलिटी है, मजबूरी है, रियलिटी है, ज़ाहिर बात IMF उन्हीं जरूरत है हमारी, ये रियलिटी है। और वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट आपको पता है माजी में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी दिए, बल्कि पलटे उस पर 2-3 मरतबा पलटे। एंड ये भी वही चीज़ थी कि एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना जरूरी थी कि हमारी मजबूरी किसी बहाने तो हम आवाम को बताएं ना कि क्यों डिले आ रहा है, क्यों सही नहीं हो रहा, क्यों मामलात हाथ से बाहर निकल रहे। तो वो जो अमेरिकी साजिश वाले सीन है ना, वो बड़े जल्दी इंडक्ट हो जाते हैं। तो फिर पाकिस्तान का ये जो नैरेटिव है कि भाई हम तमाम शराइत मान चुके हैं, तमाम शराइत हमें कबूल है, उसके बावजूद IMF अगर नहीं मानता तो इसका मतलब है कि किसी के कहने पे नहीं मानता ना। देना कि तमाम शराइत मान चुके हैं। दूसरी साइड पे पॉलिसी लेवल पे अगर आप इकोनॉमिक लेवल पे देखें, जो पॉलिसी बनाई जा रही है, जो इम्प्लीमेंट की जा रही है, जो सब्सिडीज की बात हो रही है, जो टैक्सेस के हवाले से बात हो रही है, वो वाजे अब तो IMF ने भी इतनी स्टेटमेंट्स दे दी है कि ये इन चीज़ों पे क्लियर नहीं है। आप आज आप हमें आप ये कहते हैं, अगले दिन आप रिलीफ की बातें करते हैं। जब वो रिलीफ वाली इम्प्लीमेंटेशन राइट बिफोर द इलेक्शंस टू गैदर मोर पॉपुलैरिटी, इस वक्त IMF की कंडीशंस को सूट नहीं करती। अगर आपके एक साइड पे आपने इलेक्शन जीतनी है, दूसरी साइड पे IMF अगर आपके लिए कोई डिसीजन जो है वो प्रैक्टिकल ना हो, उस पर अमल दरामद करना आपके लिए प्रैक्टिकल ना हो, और मैं आपसे कहूं कि आप यही करें, सर इसके अंदर तो कैसे पॉसिबल है? 3 रोल प्लेयर्स हैं। IMF की कंडीशंस कि इनके इन चीजों के बेसिस पे वी विल हैव गारंटी दैट यू विल रिकवर एंड वी विल हैव गारंटी कि आप ये वापस भी कर सकेंगे, इन चीज़ों के बेसिस पे। दूसरी साइड पे आ जाती है आपकी पॉलिटिकल पार्टीज और उनके लीडर्स कि जो उनकी डिसीजंस होंगी उसके बेसिस पे उनकी पॉपुलैरिटी और उनकी इलेक्टेबिलिटी कितनी इफेक्ट होती है। तीसरे आ जाती है आपकी अवाम। तो इफेक्ट कौन हो रहा है इस वक्त सबसे ज्यादा? अवाम तीनों केसेस में हो रही है, ये मैं बता दूं। और आपके सियासतदान अवाम के फेवर में नहीं डिसीजन लेना चाह रहे, वो अपनी इलेक्टेबिलिटी के फेवर में लेना चाह रहे कि हमारा वोट बैंक इफेक्ट जीत जाऊं इलेक्शन, वोट बैंक इफेक्ट ना हो, पॉपुलर किस्म की एक हम एक डिसीजन भी ले लें, माशाल्लाह आपको नीचे जाते हुए दिखा दें, बाद में जो होगा वो देखी जाएगी। और IMF को चलो ठीक है, वो सूट करती है चीज़, ठीक है आपने वो ले तो ली है, लेकिन हम फिर ट्रस्ट नहीं करते आपको कि कल को जाके आप पलट जाएंगे, क्योंकि ये हो चुका है। तो अमेरिकन से तावन की जो एक ख्वाहिश का इजहार किया गया है, इसके बाद IMF पाकिस्तान के मामला दुरुस्त होने के इम्कानात मौजूद हैं? डिपेंडेंट नहीं है उस पर, बिल्कुल डिपेंडेंट मुश्किल है। आप क्या समझते हैं? मैं यहाँ पे समझता हूँ कि ये मेरी जाती राय है, पाकिस्तान बहुत स्मार्ट प्लेयर है, ठीक है। अच्छा, इस सारी सिचुएशन के अंदर, ये तो पूरी दुनिया मानती है, इस सारी सिचुएशन के अंदर जो है इसहाक डार साहब का मिलना मिलाना, रिक्वेस्ट डालनी, ये भी शायद एक
एक जो है ना स्ट्रेटजी का हिस्सा है। हम लोग यही चाहते हैं, ये मेरी जाती राय है, हम लोग ये चाहते हैं बहसीत पाकिस्तानी या हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री या हमारे प्राइम मिनिस्टर या जो हमारी टीम है इस वक्त प्राइम मिनिस्टर की, कि हमारा ये मुआहिदा ना हो। अच्छा, इंटरनली हम लोग ये चाहते हैं ना हो मतलब ना होने से हम लोग अमेरिका में इस चीज को बता सकेंगे जी हमने आपसे बार बार रिक्वेस्ट की कि हमारे मामलात को बेहतर करें। क्योंकि दूसरी साइड पे जिस हमसाया दोस्त का हम लोग बार बार जिक्र करते हैं, वो दोस्त हमें हर तरह से फीड करने को हर वक्त तैयार है, और उसका जिक्र बार बार हमारे प्राइम मिनिस्टर भी, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी और हमारे तमाम जिम्मेदार लोग करते हैं। देखिए कैसे कंपैरिजन तो नहीं हो सकता ना। अगर IMF से जो हमें पैकेज मिलता है वो यकीनन आपके पाकिस्तान के अंदर माशी जो हालात हैं उसमें बेहतरी लाने के लिए काफी है। जबकि आप चाइना के साथ अगर अगर वो ताउन करता भी है तो ठीक है, ताउन तो होगा, लेकिन उसका वो इम्पैक्ट नहीं होगा जो IMF से होता है। जरूर होगा, लेकिन मामला ये होगा, लेकिन वो हम कंपेरिजन नहीं कर सकते। लेकिन जब आपके ऊपर इतनी सख्त शराइत रख दी जाए, अभी आपने खुद सवाल किया कि आप उस शराइत मानने के काबिल नहीं है, तो फिर हम उसको रोकेंगे या फिर तो ये पॉलिटिकल पार्टीज अपने नुकसान खुद करवा रही है। अगर IMF के साथ मुआहिदा वो चाहते हैं कि ना हो तो पाकिस्तान के माशी हालात दुरुस्त नहीं होंगे, माशी हालात दुरुस्त नहीं होंगे तो आपको वोट कौन देगा? आपके माशी हालात का जिक्र है, $1 अरब मैंने आपको पहले कहा कि कुछ दिन पहले हमें रिसीव हो गए चाइना की तरफ से। दूसरा मामला है कि एक बड़ी गारंटी आपके पास मौजूद है, हमारे ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ इस वक्त चाइना के अंदर मौजूद है। ये वो तमाम सूरत हाल है जहाँ पर दफाई मामलात और मुआशी मामलात के ऊपर गुफ्तगू जारी है। IMF का जो एक पूरा प्लान होता है, एक पूरा प्रोग्राम होता है, उसका इम्पैक्ट अलग होता है, और चाइना या दीगर ममालिक कर्ज होता है, जैसा भी होता है, हाँ, कर्ज होता है दोनों में ना, कर्ज होता है। और दूसरी बात ये है कि अब आपके पास चॉइस नहीं है। अब जब आपके पास चॉइस नहीं है, वो नहीं देते, तो फिर आपने क्या कर लिया? तो उन्होंने कहा जी कि अगर नहीं देंगे तब भी हम लोग सरवाइव करेंगे, और हम लोग कैसे करेंगे, ये हमारी चॉइस करते हैं। ये कंडीशन फॉरेन अफेयर्स पे डिपेंडेंट है। जहां आप IMF की बात कर रहे हो और IMF के लिए उसको आगे अब क्या कहते हैं मटीरियलाइज करने के लिए अमेरिका की मदद मांग रहे हैं, तो जहां आप अमेरिका की मदद मांग रहे हैं वहां आप अपनी फॉरेन पॉलिसी भी डिक्लेयर कर रहे हैं। वहां आप अमेरिका की जहाँ मदद मांग रहे हैं वहां चाइना को भी तो डिस्करेंटल कर रहे हैं, और यहाँ अगर आप चाइना से दोस्ती कर रहे हैं तो IMF और अमेरिका दोनों को डिस्करेंटल कर रहे हैं, तो ये भी तो कंडीशन है। ये पाकिस्तान में जा रहे हैं, फिर ये वो पाकिस्तान की स्मार्ट प्लेइंग जिसका मैंने अभी आपको जिक्र किया। एक चीज मैं क्लियर कर दूं कैसर भाई, आप अमेरिका की दोस्ती के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते। वो देखें है, लेकिन कल हम लोग ये बात करने की पोजीशन में हो सकते हैं कि जी हमने तो आपसे मदद का कहा था, आपने नहीं की, तो फिर हम लोग मजबूरन किस तरफ जाते? हमारे पास तो चॉइस नहीं थी। उसके बाद आपको पता है ना आपकी सिक्योरिटी भी इफेक्ट होगी। अब हमारा CPEC जो है 3.5 साल हमारे मौजूदा हुकूमत कहती है जी बंद रहा। IMF या अमेरिका जिस तरीके से पाकिस्तान की इमदाद करता रहा है माजी में भी, आपसे मैं सवाल पूछना चाहूँगा, क्या चाइना उस हवाले से उस हद तक जा सकता है या गया कभी? हमारी डेट सर्विसिंग ऐसी होती नहीं है, हमारे प्रोटोकॉल भी वैसे नहीं है, हमारी इकोनॉमी वैसी चलती ही नहीं है, और वो एक बहुत नया निजाम होगा और जो स्क्रैच से स्टार्ट करना चाइना जब आपको कर्जा देता है, जितनी भी इमदाद होगी शराइत जो होती है वो फैसिलिटेट नहीं करती आपके मामला को। और जो शराइत लगी होती है वो जो आप इमदाद के साथ या कर्जों के साथ चाइना की शराइत लगी होती है। आपको लेटेस्ट ये भी बता दूं कि चाइनीज जो स्टॉक मार्केट है रिसेंटली ग्लोबल लेवल पे जो एक्सपेक्टेड रिकवरी थी उसकी इकोनॉमी की वो नहीं हुई है। तो आप एग्री करते हैं अभी आप रिसेंटली देख रहे हो ब्लिंकन और उनके जो है फॉरेन अफेयर्स को देखने वाले चाइनीज के, उनकी आपस में मुलाकातें हुई है, बड़ी कोल्ड किस्म की एक मुलाकात भी हुई है, वाशिंगटन में हुई है, मामला थोड़े ठंडे करने के वाले से बात हुई है। इस वक्त ताइवान इन्वॉल्व है, इस वक्त चाइना इन्वॉल्व है, इस वक्त अमेरिका इन्वॉल्व है, वो आपस में इन्वॉल्व है। बीच में पाकिस्तान अगर एक थोड़ा सा भी टिल्ट दिखाता है इस सिचुएशन के अंदर बहुत गंदा रिएक्शन आ सकता है, या फिर इस साइड से उस साइड तो से हम साइडें नहीं ले सकते। ने जैसा कहा कि आप समझते हैं कि किसी भी सतह पर, किसी भी सतह पर आप समझते हैं कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए कुछ लोग चाहेंगे कि IMF के साथ मुआहिदा ना हो ताकि उनको सियासी फायदा हो, इसके इम्कान है? पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए PTI ने जाते जाते भी कुछ किया था ना, तो ये ऐसा बिल्कुल खदशा है और ये रहेगा। और माशाल्लाह से हमारे सियासतदानों से इलेक्शन के बाद हमने जीतना नहीं है, इलेक्शन के बाद हमने जीतना हमारा एक यकीन और एक ईमान बड़ा पॉलिटिक्स, पाकिस्तान को कोई खत्म नहीं कर सकता, पाकिस्तान का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तो ये चीजें तो चलती रहेंगी, कोई ना कोई आगे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और हमारे समझते हैं चीजों को। पाकिस्तानी 95% अवाम को तो इस चीज से कोई लेने देने नहीं है, उनको समझ ही नहीं है और वो चाहते भी नहीं। वो कहते हैं हमारी दाल रोटी और रोजगार के मामला ठीक चलते रहे, हमारे मामला ओके हैं। 5% लोग जो इसके साथ बराह रास्त जुड़े हैं या किसी न किसी जगह पे उनको इस तरह की चीज़ों का फेस करना पड़ता है, तो फिर उनकी मजबूरी है कि वो उन चीज़ों में घुसें। लेकिन हमारे मुल्क की पॉलिटिक्स और हमारे हमसाया ममालिक की पॉलिटिक्स, भारत की बात करता हूँ, वहाँ पर ये चीज़ें ऐसी होती हैं और हमारे ये पोलिटिकल स्टंट्स माजी में भी होते रहे और अब भी कर रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट का रोल ज़रा फ़र्क है। उधर की एस्टैब्लिशमेंट मैं समझता हूँ वो इतनी तगड़ी नहीं है,
वो समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट किसी और शक्ल में, हमारे यहाँ एस्टैब्लिशमेंट किसी और शक्ल में, रोल डिफरेंट है। एग्जैक्टली। चलें अब एक आखिरी मौजू की तरफ आते हैं। कुफर टूटा खुदा खुदा करके बहुत सी क़यास आराइयाँ होती रही माजी में कि हो ही नहीं सकता, तसव्वुर कोई नहीं कर सकता, भाई वो आएगा तो ज़ाहिर बात है वो तो सबको सबकी नाक में नकीर डाल देगा, हो ही नहीं सकता, सबके लिए परेशानी का बायस बनेगा, बहुत ज़्यादा सरफिरा है। काजी फाइज ईसा साहब, ठीक है जी, सदर ने जस्टिस काजी फाइज ईसा को बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनकी तैनाती की मंजूरी दे दी। 17 सितंबर 2023 तक के बाद वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। केवल आप मुझे बताएं कि क्या पाकिस्तान की अदालती या अदलिया की तारीख़ में इस नए आने वाले चीफ जस्टिस को किन अल्फाज में याद रखा जाएगा? क्योंकि अभी आते हुए मुझे किसी ने पूछा कि यार इनके आने से तो बहुत बड़ा इनकलाब आ जाएगा, तो मैंने उनसे सादा अल्फाज में कहा, मैंने कहा देखिए इफ्तिखार चौधरी साहब जब उनको माजूल किया गया तो वो दोबारा मनसब पर आने से पहले भी वो बहुत बड़े इनकलाबी थे, लेकिन जब वो मनसब पर बैठ गए तो फिर इवन 12 मई के शुहदा की भी उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की, वो केस में गया। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं फाइज ईसा साहब के आने के बाद ये जो मौजूदा एक हमें डिवीज़न नज़र आती है अदलिया में या बाकी मामलात में जाते हैं, ये ख़त्म हो सकेंगे? पोलराइजेशन का जो एक एनवायरनमेंट है वो तो थोड़ा बहुत डिफ्यूज़ होता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि एक बहुत अहम इदारा, दूसरा इस्टेब्लिशमेंट, तीसरा पॉलिटिकल पार्टीज शायद थोड़े अरसे के लिए आपको एक टेबल पे एक पेज पे नजर आए। काजी फाइज ईसा तो हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ रहे हैं, लेकिन अब उनकी जो पार्टी एफिलिएशंस हैं वो बीच में आ चुकी हैं। उनकी पार्टी एफिलिएशन है, पार्टी एफिलिएशन तो नहीं होगा, लेकिन एक मर्जी के काफी एक्सप्रेशन तो कर चुके हैं ना अपना टिल्ट तो दिखा चुके हैं ना। तो अब वो पार्टी एफिलिएशन अनफॉर्चुनेटली 2023 का एक बहुत बड़ा ट्रेंड बन चुका है। वी कांट डिनाई इट, हमने इस पे काफी प्रोग्राम्स भी किए हैं कि यहाँ जाके जो सुप्रीम कोर्ट है, जो जजेस है, जो लॉयर कम्युनिटी है, उसने अपनी जो टिल्ट्स दिखा के ना, ये पार्टिसन टिल्ट्स दिखा के अपने इदारे के साथ बहुत बड़ी ज्यादती की है, तो वो वाज़ेह है। और उसके वाज़े होने के बाद अब यही है कि अब ये एक टेबल पे आने के लिए तैयार है। तो वो जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट स्टेटमेंट्स हैं, कह रहे हैं कि वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट स्टेटमेंट बायगॉन हो गए। ऐसा तो नहीं है कि वो एस्टैब्लिशमेंट का जो गैर आईनी किरदार रहा है उसके खिलाफ एक स्टांस लेना, एक मौक़िफ़ का देना, कहीं ये तो टिल्ट नहीं करा इस चीज़ को? बड़ा पॉपुलर टिल्ट है ना वो, उसकी बेसिस पे बड़े लोग पसंद करते हैं ना उनको, वो जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो सकता है वो उनकी जेन्युइन चीज़ हो, लेकिन दैट वर्क्स इन हिज फेवर, दैट वर्क्स इन हिज फेवर, दैट वर्क्स इन द फेवर बाय डिफॉल्ट। अगर ऐसा है तो हुकूमत अभी इस वक्त जो है पीडीएम की, वो भी नहीं, बाय डिफॉल्ट अगर उनके फेवर में एक बात जाती है तो हम ये तो नहीं कह सकते ना कि उनका टिल्ट है या वो किसी पार्टी के फेवर में। ये जब चीफ जस्टिस बनेंगे वो फिर देखेंगे ना, ये अभी असल चीज ये है। अभी तो स्टेटमेंट्स हैं, अभी तो मतलब कि सिर्फ वो एक वो मनसब पर बैठने के बाद पता चलता है कि कौन क्या है। पहले आप ये बताएं कि आपको किसने कहा था कि वो नहीं आ रहे या ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा? नहीं, काफी लोग कहा करते थे कि यार कहते हैं कि पत्थर पे लकीर था, देखिए उन्होंने ही आना है। जब वो पीटीआई की हुकूमत थी हजरत, तो तमाम तर काम किए गए इस हवाले से ये ना आ सके, इन्फ्लुएंस नजर आ गया आपको। मामला ये था, देखें रेफरेंस दायर किया गया, फिर वापस लिया गया और मामलात किस तरफ गए वो सबके सामने। लेकिन ये चीज़ कहते हैं पत्थर पे लकीर थी, वो मोस्ट सीनियर जज है सुप्रीम कोर्ट के, अब उन्हीं का नंबर था, उन्हीं ने आना था। अब नोटिफिकेशन जो है, आपको पता है कि आप गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट्स की 2-3 महीने की छुट्टियां होती हैं। अब सितंबर में हमारे महोदय चीफ जस्टिस जो हैं उमर अता बंदियाल साहब, वो रिटायर हो जाएंगे, तो अपने वो ओहदे का आके चार्ज संभाल लेंगे जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब। कोई एहतजाज या एतराज है इस पे किसी को? नहीं, कोई हो नहीं सकता ना, मोस्ट सीनियर जज हैं वो। जिस तरह से हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो मोस्ट सीनियर थे, उनका नंबर था, उनको तैनात कर दिया गया, इसी तरह ये काजी फाइज ईसा साहब का नंबर था, उनको तैनात करना बनता था, और सदर पाकिस्तान ने उनकी मंजूरी दे दी। लेकिन मामला ये है कि ये दो ऐसी शख्सियात जिनके खिलाफ चेयरमैन पीटीआई बराह रास्त सामने आए, जिनके खिलाफ बराह रास्त वो सामने आए, बराह रास्त सामने आने से मुराद ये है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर किया गया उनकी हुकूमत में, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मामलात अभी जो आपके सामने चल रहे हैं वो भी आपके सामने, और दो इस मुल्क के बड़े इदारे और दो बड़े इदारों के बड़े सरबराहान जो इस मुल्क के अंदर बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं। अब इनके साथ आपका जो ताल्लुक है, यही काजी फाइज ईसा साहब जब अपना चार्ज संभालेंगे, अपना हल्फ लेंगे, ये कैसे इनका कंडक्ट क्या होगा, ये कैसी चीज़ों को लेके जाएंगे, ये वक्त बताएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, मैं इनको पर्सनली जानता हूँ, ये मतलब कि बड़े तामुल मिजाज, बड़े खुश मिजाज से इंसान है, लेकिन अब केसेस को कैसे लेके जाएंगे, केसेस के ऊपर कोई नरमी, कोई रियायत बरतेंगे नहीं बरतेंगे, क्योंकि अगले केसेस सुप्रीम कोर्ट में लगने वाले हैं। उनकी डिसीजन का उनकी पर्सनैलिटी से कोई ताल्लुक नहीं।
लेकिन वही ना, लेकिन अब वो केसेस जब पावर आती है ना, वो पर्सनालिटी की काफी चीजें बदल भी जाती है। असल में चीज है, जब आपकी पावर होती है ना, फिर आप असल जो आप हमने पिछले 1.5 साल में होते हुए देखा है, इतनी मर्तबा होते हुए देखा है। ये पावर ही तो है जो सर को चढ़ती है, जिसके बाद जाके जो आपने माजी में कहा होता है, किया होता है, वो सब पलट फिर आप सिर्फ वो देखते हैं जो आप देखना चाहते हो, आप वो सुनते हैं जो आप सुनना चाह रहे हो। मसला ये है पावर का मसला है। मसला है कि ये 3 हमने मेंशन कर दी, एक पार्टी लेवल पे गवर्नमेंट चला रहे हैं, एक सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं, एक एस्टैब्लिशमेंट है। इन तीनों की जो वेवलेंथ है कितनी मैच करती है, लेकिन कोई ऐसी तो पीडीएम के किसी लीडर को या पार्टी के उद्धार को नहीं होनी चाहिए कि बड़ा मामला उनके लिए साझेदार हो जाएंगे। नवाज शरीफ साहब यही मेरा सवाल है। वो तो अमेंडमेंट होगी ना, वो तो इनके बगैर तो हो ही नहीं सकती। तो अमेंडमेंट तो होगी, अब वो तो अपनी अपील प्रॉपर चैनल एक चीज जाएगी चीज। अच्छा, ये जो टिल्ट की आपने बात की, तो कोई ऐसा तो नहीं है कि इस टिल्ट का जो परसेप्शन है इसको जाहिर करने के लिए शायद वो बहुत से केसेस में कंप्रोमाइज कर जाए, ताकि ये जो एक स्टिग्मा या एक परसेप्शन है इसको जाहिर उतारना तो है, बिल्कुल न्यूट्रलाइज करने की जरूरत है, इसको बेशक न्यूट्रलाइज करने की जरूरत है। तो ये कैसे होगा? और ये किया भी जाएगा, कहीं केसेस में कंप्रोमाइज तो नहीं होंगे अपने डिसीजन में? पीडीएम सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज होगी। यही मेरा सवाल है। इदारे की बात करें, 34,000 केसेस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, 52,000 केसेस पेंडिंग है हाई कोर्ट के अंदर, और इसी तरह नीचे अपने सेशन कोर्ट के और लोअर कोर्ट्स के हालात हैं। तो इस इदारे की साख बेहतर नहीं होगी, इदारे के अंदर जब तक आपकी तकसीम और तफरीक खत्म नहीं होगी तो चीजें आगे कैसे बढ़ेंगी? हम लोग तो पोलिटिकल केसेस देखते हैं हाई कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर, गरीब आदमी का केस तो 6 से महीने लगते ही नहीं है। तो इस चीज़ को भी तो बेहतर बनाना होगा ना। इसके लिए कौन उनको सपोर्ट करेगा, कौन उनको फेवर करेगा, कौन उनकी जो मतलूबा तादाद है वो पूरी करके देगा, इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और इम्कान है कि वो इस पर काम करें, या वो भी पॉलिटिकल जो केसेस है इसी में इन्वॉल्व होंगे, जिस तरह हमारे तमाम जज साहिबान इसी में लगे रहते हैं कि भाई फलां चले गए, फलां को जमानत दे दी गई, और अवामी मसाइल जो है वो जूं की तू है। कल्चर हमारा ये बन चुका है, ये अलमिया है। इस कल्चर से जान छुड़ाना बहुत मुश्किल हो चुका है, सारे कैमरे के सामने आ चुके हैं, सारे डिस्कशंस के अंदर आ चुके हैं। तो इस कल्चर से जान छुड़ाने के लिए बहुत ड्रास्टिक डिसीजंस लेने की ज़रूरत है। ड्रास्टिक डिसीजंस लेते हुए आपको एक खदशा रहेगा, और वो रिस्क लेना भी, सैक्रिफाइस करना भी बड़ा ज़रूरी है कि आपकी कहीं ना कहीं जाके किसी ना किसी से नहीं बनेगी। तो ही शुड टेक दैट रिस्क एज वेल, क्योंकि इदारे की जो सैंक्टिटी है, जो रेपुटेशन है, वो इन चीज़ों पर डिपेंडेंट है। तो अगर वो अपनी अनाज से निकल के डिसीजंस लेते हैं और अदारे के मफाद के लिए लेते हैं तो कुछ दुश्मन बनेंगे, लेकिन उनको इस चीज़ से गर्ज नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं आखिरी मौजू बिल्कुल कि सर आपकी तरफ आना चाहूँगा। ये बताएगा कि बिलफर्ज अगर अल्लाह करे कि इलेक्शन अपने वक्त पर हो, दुरुस्त हो, शफाफ हो, ट्रांसपेरेंट हो, ताकि तमाम तर लोग जो है वो कम से कम ये धरना और नहीं ना मानने वाली सियासत और वो जो मामलात है वो ख़त्म हो जाए, ऐसे कौन से इक़दाम आप समझते हैं कि इदारों की सतह पर, इलेक्शन कमीशन की सतह पर, इस्टेब्लिशमेंट की सतह पर खुसूसन ऐसे कौन से इक़दाम होने चाहिए ताकि इलेक्शन के बाद कोई दोबारा डी चौक पे आकर बैठ न सके, ताकि ये मामला एक दफ़ा ख़त्म हो जाए और ये मुल्क जो है वो सही पटरी पर चल पड़े? देखिए, मुझे तो नहीं याद पड़ता कि कभी भी इलेक्शन हुए और दूसरी जमात ने उसको खुले दिल के साथ एक्सेप्ट किया। हारने वाली हालात बदलते रहते हैं ना, वक्त के साथ तो हालात बदलते रहते हैं, शायद हालात बदल जाए। अब जो इलेक्शन होने जा रहे हैं इसमें तो आप इस चीज़ की उम्मीद ही ना करें कि कोई उसको एक्सेप्ट करेगा या मामला कहेगा जी बिल्कुल ठीक हुए, साफ शिफाफ हुए हैं। इलेक्शन कमीशन जितनी मर्जी कोशिशें कर ले, हो सकता है जो जिन खदशात का इजहार लोग 9 महीने से पहले करते थे कि शायद कोई इलेक्शन के नताइज को ना माने और धरना दोबारा शुरू हो, वो हो सकता है इतने कमजोर हो कि वो धरना देने के काबिल ना रहे। धरना देने के काबिल कोई रहे ना रहे, लेकिन एक चीज़ कम से कम इदारों को तय करनी होगी कि अगर इलेक्शन हो जाते हैं और इलेक्शन के ऊपर अरबों रुपए खर्च हो जाते हैं, इस मुल्क का जारी बात है ना, कौमी खजाने से पैसे लगते हैं, तो फिर जो मुद्दत है उसको पूरी करने देना चाहिए। चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन जीतती है, उसके अंदर कोई रुकावट, कोई परेशानी, कोई रैलियां, कोई धरने, कोई ऐसी चीज़ें ना हो। हाँ, जो जिसको कोई एतराज़ है, जो असेंबली के अंदर मौजूद हैं, वो असेंबली के अंदर अपना रोल प्ले करें। असेंबली से बाहर आके इस मुल्क के बंद कर देना, कभी कैपिटल को बंद कर देना, कभी कराची को बंद कर देना, इससे बेहतरी कभी नहीं आ सकती। और यही इस वक्त सबसे बड़ा हमारा चैलेंज है कि अगर इलेक्शन हो जाते हैं और इलेक्शन के नताइज कोई मानता नहीं है, तो फिर ये सिलसिला दोबारा ना शुरू हो जाए ना, ये हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसके ऊपर सारा काम जारी है कि इसको कैसे रोकना है। प्रैक्टिकली क्या किया जा सकता है ताकि ये जो एक तल्ख तजुर्बा पाकिस्तान कर चुका है दोबारा ना दोहराया जाए? इकोनॉमिक सिचुएशन को एड्रेस करें सबसे पहले। इकोनॉमिक सिचुएशन को एड्रेस करेंगे और उसमें कोई ना कोई 1 इंच की भी बेहतरी नजर आना शुरू हो जाएगी। एवरीथिंग इज गोइंग टू स्टार्ट मेकिंग सेंस।
और वही पॉपुलैरिटी है, वही आवाम उसके ही पीछे जाएगी। आवाम की सबसे बड़ी उसकी बैकिंग भी उसी के बेसिस पे होगी, पॉपुलैरिटी भी उसी के बेसिस पे होगी, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी उसी के बेसिस पे होगी, फॉरेन रिलेशंस भी उसी के बेसिस पे होंगी। और आपके मुल्क के अंदर आपको टैंजिबल चीजें होती हुई नजर आ रही है। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी जो नजर आ रहा है ना, सिर्फ सड़कें बनती हुई नजर आ रही है, और तो ये भी बहुत बड़ी बात है, वो भी नहीं नजर आ रही थी हमें पिछले 5 साल के अंदर, लेकिन हमें इस वक्त सड़कें बनती हुई नजर आ रही है ना। हमें इससे थोड़ा सा ज्यादा चीजें नजर आनी जब शुरू होंगी ना, तो हमें एस्टैब्लिशमेंट भी अच्छी लगेगी, हमें पीएमएलएन भी अच्छी लगेगी। अवामी सतह पर तो आपकी बात दुरुस्त है, अवामी सतह पर आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन पॉलिटिकल लीडरान जो लोगों को उकसाते हैं और सड़क पर बैठा के रिटेलिएशन और धरना कल्चर हिट ले चुका है, वो वापस होते हुए नजर नहीं आएगा, क्योंकि वो एक पार्टी की आइडियोलॉजी बन चुका था, बाकी पार्टीज उस नक्शे कदम पे नहीं चलेगा। हमारी इस मुल्क के अंदर ये बड़ा साफ है, जो केवान साहब को पसंद करता है वो उनके दीवाना है, तो वो इनके साथ हर हाल में मौजूद है। तो ठीक है, ठीक है, मानना है, आप गलत तो ठीक हो, आपको मानना है, ये गलत है। आप अपनी सोच का इस्तेमाल करें कि कहां पर कोई गलती है या कोई ठीक काम कर रहा है, दोनों साइड पे। ये नहीं है कि अगर कोई ठीक कर रहा है उसको आप गलत साबित करने पे शुरू हो जाएं, और अगर कोई गलत कर रहा है उसको कहना ये ठीक कर रहा है। आपने इस सिलसिले को खत्म करना, और इसके लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत है, मीडिया के जरिए भी। और ये मेहनत किसने करनी है? पॉलिटिकल पार्टीज ने करनी है, एस्टैब्लिशमेंट ने करनी है, पॉलिटिकल पार्टीज ने करनी है। अच्छा, इसमें एक आखिरी नुक्ता, लेकिन माजी में जो भी धरने में ना मानने वाली सियासत हुई है, तो इंप्रेशन ये है कि इसके पीछे एस्टैब्लिशमेंट थी, जब भी जाके ये हुआ है। अगर अदरवाइज वो ना होती तो कोई डी चौक पे आने की जरूरत किसी में थी ही नहीं। तो 9 मई को क्या हुआ? 9 मई में मगर अगर कुछ हुआ है, ये मेरे ख्याल से ये जो मिथ है, ये भी वैसे हम इसकी वजह से खत्म हो जाती है। अच्छा नहीं, बाकायदा लोग क्योंकि अगर एस्टैब्लिशमेंट चाहती तो वो ना होने देती। लेकिन सिंस डेमोक्रेटिक सिस्टम है, एक डेमोक्रेसी है, फ्रीडम है, उस फ्रीडम से जरा हद चुक। लेकिन आप नहीं समझ सके 9 मई और धरने की सियासत में फर्क है। 9 मई के हवाले से खान साहब, सर ये धरने की सियासत ही तो है जो आखिर में जाके 9 मई के अंदर आपको नजर आई है। चलें, ये कंपाइलेशन थी उस चीज, मतलब हर चीज एस्टैब्लिशमेंट में डाल देना या हुकूमत में डालना, ये भी मुनासिब नहीं। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का, इंशाल्लाह दोबारा ज़हमत देते रहेंगे आपको। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही, अगले प्रोग्राम में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।